हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज हाफ ईयरली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर इकोनॉमिक्स का जो आपका होने वाला है उसमें जो है आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना हाफ ईयरली का सिलेबस किस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ये कमेंट किया कि सर आप जो है हमें वीडियो बना के जो है टॉपिक बता दीजिए कि हमें जो है कौन कौन से टॉपिक से जो है पढ़ने चाहिए। राष्ट्र आय, आय और रोजगार का निर्धारण, जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ताकि हमारा जो है कुछ कल्याण हो जाए। आज मैं आपको जो है राष्ट्र आय वाले चैप्टर के बताने वाला हूं। तो आपने अगर बुक नहीं निकाली है, जो भी आपके पास बुक है समष्टि अर्थशास्त्र की, किसी भी राइटर की बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, और जहां जहां जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आज मैं आपको जो है राष्ट्रीय आय एक बहुत ही वाइडर चैप्टर है, इसका फुल्ली थ्योरेटिकल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ आप जो है टिक करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई अभी लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ राष्ट्र आय के पूरा कंप्लीट चैप्टर की, ठीक है। जितने भी यूनिट्स हैं आपके, तो एक एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे बनता है वो आपका बनता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है भाई अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। मतलब ये कह सकते हो ये जो चैप्टर है पहला आपका, इसमें भाई ये फिक्स टॉपिक है। या तो डिफरेंस आ सकता है या मीनिंग आ सकता है, या आपको वस्तु दे देगा और बोलेगा बताइए भाई कौन सी अंतिम वस्तु है और कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको जो है घोल कर पी जाना है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, आप ये कह सकते हो कि उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। इसमें आप उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, इनके अंदर जो है क्या अंतर होता है दोनों में, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बारी एग्जाम में आपसे जो है पूछा जाता है, तो इसको भी आप जो है टिक लगा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। आपको इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या पढ़ना है। आपको इस चैप्टर के अंदर एक तो जो है आपको निवेश का जो है अर्थ आपको पढ़ना है, ठीक है। निवेश किसको कहते हैं और मूल्य ह्रास किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। निवेश, मूल्य ह्रास, इसका आपको केवल अर्थ पढ़ के जाना है एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बारी आता है एग्जाम में। और निवेश को जो है पूंजी निर्माण भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और जो मूल्य ह्रास है इसको स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग ये भी कहते हैं, तो इसको आप जो है टिक लगा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है कि भाई मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि, इन दोनों में जो है क्या अंतर होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मुद्दे के रिगार्डिंग। अगला जो मुद्दा है वो है भाई स्टॉक और प्रवाह, इसके अंदर क्या अंतर होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स टॉपिक है, आता ही आता है। जैसे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती का कॉन्सेप्ट है, सेम ऐसी स्टॉक और अर्थ आ सकता है, इसमें अंतर आ सकता है। आपको वस्तु दे देगा, बोलेगा बताइए भाई कौन सा स्टॉक है कौन सा प्रवाह है। आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपको जो है घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एक फिक्स टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, पूरा का पूरा आपको घोल कर पी जाना है, एक एक चीज़। इसका अर्थ आपको घोल के पी जाना है, इसका चित्र आपको घोल के पी जाना है, इसका अर्थ आपको घोल के पी जाना है, चित्र आपको घोल के पी जाना है। इसके अलावा इसी के अंदर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका वास्तविक और मौद्रिक, ठीक है। वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह क्या होते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और पढ़ा रखा है इसी के अंदर,
शरण और भरण, इंजेक्शन और लीकेज, ये दोनों कॉन्सेप्ट आय के चक्रीय प्रवाह से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आय के चक्रीय प्रवाह क्या होता है, दो क्षेत्र के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, शरण भरण, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड है। इन दोनों में जो है बहुत ही बारी अंतर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में मीनिंग पूछ लेता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, शरण और भरण में अंतर आ जाता है। ठीक है, और आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसकी मान्यताएं बताइए, इसका महत्व बताइए, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिपीटेड है, एग्जाम में बार बार आती हैं। तो जितना मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, आई होप आपने जो है बहुत ही अच्छे से टिक जो है लगा लिया होगा अपनी बुक के अंदर। अब हम बात करते हैं और टॉपिक्स के रिगार्डिंग राष्ट्रीय आय के, और आपको जो टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने हैं, सबसे पहले आपको जो है कारक आय, कारक आय, राष्ट्रीय आय, कारक आय, राष्ट्रीय आय, हस्तांतरण आय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो वन वर्ड के आते हैं। ठीक है, कारक आय, राष्ट्रीय आय, हस्तांतरण आय, घरेलू आय, ठीक है, घरेलू आय, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा, ये जो टॉपिक्स है ना सारे के सारे, ये सब एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्जाम में एक नंबर में इनका अर्थ पूछा जाता है। कारक आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, हस्तांतरण आय क्या होती है, घरेलू आय क्या होती है। ठीक है, हस्तांतरण आय बहुत बारी पूछी जाती है, सामान्य निवासी बहुत बारी पूछा जाता है, एक देश की घरेलू सीमा से आप क्या समझते हैं, बहुत बारी ये टॉपिक जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब का सिर्फ मीनिंग पढ़ना है कि क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होती है, एक देश का सामान्य निवासी किसको माना जाता है, ये सारे के सारे अर्थ सिर्फ ओनली आपको अर्थ पढ़ के जाना है। और अगर अंतर भी आता है तो कारक आय में और हस्तांतरण में, इसमें अंतर आ जाता है। तो जब आपको दोनों पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। और घरेलू आय में और राष्ट्रीय आय में, तो जब आप पढ़ ही लोगे दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर अंतर आ जाए तो अंतर लिख सकते हो आप, अदरवाइज मीनिंग आ जाए तो आप मीनिंग भी इसके अंदर लिख के आ सकते हो। ज़्यादा जो है वो मीनिंग आते हैं, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा, हस्तांतरण आय के कुछ एग्जाम्पल आपसे जो है पूछ सकता है। उसके बाद आपको जो है अगला जो टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है, ये है आपका क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी, इसमें जो है क्या अंतर होता है, ये आ जाता है एग्जाम में 3 नंबर का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, फिक्स है, आना ही आना है एग्जाम में, इसको कहते हैं जीडीपी तथा कल्याण। ये तो आप ये कह सकते हो घर से ही लिख के ले जाओगे, फिक्स टॉपिक है, फिक्स आएगा ही आएगा, गारंटीड है, इस बात की श्योरिटी। 4 पॉइंट है इसके अंदर, 4 में से कोई भी इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीडीपी की रचना, जीडीपी का वितरण, कोई भी टॉपिक इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये फिक्स है। ठीक है जी। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर इसमें ये कुछ नहीं पढ़ना, जीडीपी एमपी वगैरह बच्चे सब पूछते हैं मेरे से कि सर ये जीडीपी एमपी वगैरह इनका अर्थ वगैरह जो है ये सब हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो ये भाई ये सब आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए के घटक, ये पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, एनएफआई के घटक पढ़ लीजिएगा। और जो है यहाँ पे जीडीपी तथा कल्याण और जीडीपी डिफ्लेटर, अपस्वायक 1 नंबर का आ जाता है, पढ़ लीजिएगा ये भी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी तथा कल्याण फिक्स पॉइंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आई होप आपने जो है टिक लगा लिया होगा सारे के सारे। ठीक है जी। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और मुद्दे के रिगार्डिंग। अब जो मुद्दा है वो है राष्ट्रीय आय की विधियाँ। तो विधियों की अगर हम बात करते हैं तो और टॉपिक आप इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहला जो है वो है आपका दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या की अगर हम बात करें, इसका अर्थ क्या होता है,
ठीक है, इससे कैसे बचना चाहिए, ठीक है, इससे क्यों बचना चाहिए, कौन कौन से मेथड होते हैं दोहरी गणना से बचने के लिए और इससे क्यों बचना चाहिए। 6 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसके अलावा आपको उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों की आपको क्या करना है, इन तीनों विधियों की आपको जो है सावधानियाँ आपको पढ़ के जानी है। मैं फुल्ली थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, जो आपको रास्ता ऐसे जिसको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, ठीक है। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों की आपको जो है सावधानियाँ पढ़ के जानी है। गारंटीड है 3 में से एक ना एक सावधानी एग्ज़ाम के अंदर जो है आती ही आती है। इस आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, एक तो है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक, एक तो ये है, और दूसरा जो है ये आपका प्रचालन अधिशेष को एक और नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रचालन अधिशेष को और क्या कहते हैं। इसके घटक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं, 3 नंबर में आ जाते हैं, NFIA के, कर्मचारियों का पारिश्रमिक या प्रचालन अधिशेष, ये 3 में से एक ना एक आता ही आता है। और प्रचालन अधिशेष का और दूसरा नाम क्या होता है ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उसके बाद जो है और आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद आपको जो है आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगी, नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट मटेरियल जो स्कूल से मिलती है आपको, सहायक सामग्री, आपको क्या करना है उसमें राष्ट्रीय आय वाला जब आप चैप्टर खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा कि राष्ट्रीय आय में किस किस को शामिल करना है, किस किस को शामिल किया जाता है और किस किस को शामिल नहीं किया जाता। उसमें क्वेश्चंस हैं 2 से 3, आपको वो 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाने हैं। फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है और उसी के अंदर से आएगा, जो पॉइंट उसके अंदर लिखे गए हैं सिर्फ वही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, बार बार उन्हीं में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग से और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है जी। ये हो गया आपका, मैंने राष्ट्रीय आय का आपको जो है मैंने आपको राष्ट्रीय आय का जो है ना फुल्ली थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के जाना चाहता वो ये फुल्ली थ्योरेटिकल पढ़ के चला जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। और बाकी जो न्यूमेरिकल करते हैं उसके लिए तो है ही आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, इन तीनों विधि का आपको क्या करना है, इन तीनों विधि का आपको जो है न्यूमेरिकल जो है आपको कवर करना है। न्यूमेरिकल आपने कर लिया, आपका कल्याण हो जाएगा। न्यूमेरिकल जिसका स्ट्रांग नहीं है, जिस बच्चे का, वो छोड़ सकता है, जिसका स्ट्रांग है वो कर सकता है, जिसका स्ट्रांग नहीं है वो ऊपर फुल्ली जितना भी मैंने थ्योरेटिकल बताया वो पढ़ सकता है। इतना आप पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय में आपका कल्याण हो जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ना ही आप लाइक करते हो ना ही आप कमेंट करते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं जो है अगर इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आय और रोज़गार का निर्धारण जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं आपको मैं चैप्टर वाइज ऐसे ही बताऊं, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।